रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। हमने ज्योग्राफी के 3 खंड लेक्चर 3 खत्म कर चुका हूं। आज मेरा लेक्चर 4 होगा यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं पठार के बारे में। पठार क्या होता है, पहले ये बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हमने पहले वीडियो में पर्वत पढ़ चुका हूं और उत्तर अमेरिका का जो भौगोलिक क्षेत्र है और वो किस प्रकार घिरा है, जैसे कि उसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उसके उत्तर में आर्कटिक महासागर को हमने पढ़ा था। आज हम लोग विशेष बात चर्चा करेंगे पठार की। पठार पढ़ने से पहले जब आप लोग भौतिक मानचित्र को देखते होंगे एटलस में, आपको आमतौर पर 3 कलर देखने को मिलते होंगे, जैसे कि एक पीला कलर, एक भूरा कलर और तीसरा हरा कलर। अब आपके अंदर ये संशय होता होगा कि भूरा कलर किसके लिए है, पीला कलर किसके लिए है और हरा कलर किसके लिए है। हम आपको बता दूं, पर्वत के लिए जो भौतिक मानचित्र है, उस भौतिक मानचित्र में पर्वत के लिए हम लोग भूरा कलर का उपयोग करते हैं, वहीं पठार के लिए पीला कलर यूज करते हैं और मैदान के लिए हम लोग हरा कलर का यूज करते हैं। तो ये 3 चीज तो क्लियर हो गया, पर्वत, पठार और मैदान। यानी भौतिक भूगोल जब आप किसी एटलस में देखिएगा तो ये 3 कलर मिलेंगे, यानी पर्वत के लिए भूरा, पठार के लिए पीला और मैदान के लिए हरा कलर देखने को मिलेंगे। आज हम उसी पीला कलर की चर्चा करेंगे कि जब आप उत्तर अमेरिका का भौतिक मानचित्र देखेंगे तो आपको ये कलर दिखेंगे। उस कलर में हम सिर्फ पठार की आज चर्चा करने वाले हैं। पठार को चर्चा करने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि पठार होता क्या है। पठार ये भी एक उच्च भूमि है। पठार भी एक उच्च भूमि है, यानी पर्वत से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये भी एक उच्च भूमि है, लेकिन ये फ्लैट होता है। जैसे अगर ये आपका पर्वत है, अगर ये आपका पर्वत है तो ये आपका पठार हो जाएगा। यानी आमतौर पे पर्वत से थोड़ा कम ऊंचाई का, थोड़ा सा कम ऊंचाई का एक फ्लैट सरफेस जो होगा उसे हम लोग पठार कहेंगे। ये भी एक उच्च भूमि होता है, यानी इसका भी ऊंचाई भूमि से थोड़ी सी अधिक होती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार अमेरिका पठार जो तिब्बत में है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो दक्षिण अमेरिका में पढ़ेंगे, कोलंबिया का पठार। अलग अलग महादेश में अलग अलग पठार की चर्चा करेंगे। आज मेरा विशेष चर्चा रहेगा उत्तर अमेरिका में पठारों के बारे में, यानी उत्तर अमेरिका में पठार किस रूप में दिखेंगे, कहाँ कहाँ दिखेंगे, उत्तर अमेरिका का भूगोलिक रचना कैसा होता है और उत्तर अमेरिका के भूभौगोलिक रचना में कितने पठार आते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग पेन पेपर ले लीजिए, साथ में पेंसिल भी रखिए और जैसे जैसे हम मार्क करेंगे आप अपने एटलस में मार्क कर सकते हैं। और आपके पास जो व्हाइट शीट होगा, यानी उजली पेपर जो होगी जिसपे आप लिख रहे होंगे, आप वहां भी मार्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पठार के बारे में। पठार को दिखाने के लिए हम फिर से वही मैप बनाएंगे जो मैप हमने पहले बनाया था। देख लीजिए, अब आप लोग को दिक्कत तो नहीं होता होगा इस मैप को बनाने में। ये मैप सहजता से आप बना लेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ऐसा आकार का देख लीजिए, ये हमारा उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में ये हडसन की खाड़ी थी, यानी बे ऑफ हडसन। ये ग्रीनलैंड का पार्ट था, जो ग्रीनलैंड एक जल संधि से अलग हुआ करता था। फिर यहां भी एक जल संधि हुआ करता था। हमने हर एक वीडियो में इसकी चर्चा कर रखे हैं कि यहाँ पे डेविस जल संधि और यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। आज हम आमतौर पर बात करेंगे पठार की। हम आपको बताए थे ये एक पर्वत रेंज है, ये है, ये ए और ये बी, यानी ये अलास्का और ये ब्रुक्स रेंज है। फिर हमने
3 पर्वत श्रेणी की चर्चा किए थे, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। CCR यानी कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज। तो पठार पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि पठार आमतौर पे 2 तरह के होते हैं। पठार आमतौर पे 2 तरह के होते हैं। एक पठार को हम लोग कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार और दूसरे पठार को हम लोग कहते हैं पर्वत पादीय पठार, या उसी को अवसादी पठार भी कहते हैं। क्या आपके अंदर से तो प्रश्न आता ही होगा कि पर्वत पादीय पठार या अंतर पर्वतीय पठार होता क्या है। हम अलग अलग इसकी चर्चा थोड़ा कर ले कि अंतर पर्वतीय पठार बनने की प्रक्रिया कैसी है और पर्वत पादीय पठार किस प्रकार बनती है, हम इसकी थोड़ा चर्चा कर ले। तो पठार हम जब पढ़ेंगे तो पठार 2 तरह के होते हैं। पठार 2 तरह के होते हैं। एक अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा पर्वत पादीय पठार। ये 2 पठार है, अंतर पर्वतीय पठार और पर्वत पादीय पठार। अब आपके अंदर से प्रश्न आता होगा कि ये अंतर पर्वतीय पठार होता क्या है, तो हम आपको बता दें। ऐसी पठार जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं के बीच में हो, फिर से हम कह दें, ऐसी पठार जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं के बीच में हो, ऐसे पठार को हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और दूसरा आपका है पर्वत पादीय पठार, यानी जिसे हम अवसादी पठार का संज्ञान भी देते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि अवसादी पठार ऐसे पठारों कहेंगे जो पर्वत के तलछटी के द्वारा या पर्वत में अपर्दन के उपरांत जिस समतल उच्च भूभाग का निर्माण होगा, पर्वत के अपर्दन के उपरांत जिस समतल उच्च भूभाग का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत पादीय पठार, या इसी को हम लोग कहते हैं अवसादी पठार। हम आमतौर पे ये 2 पठार की चर्चा करेंगे इस महादेश में, और इसी महादेश में ही नहीं, अलग अलग महादेश में जहां जहां पढ़ेंगे वहां इस 2 पठार की हम चर्चा करेंगे। एक तो अंतर पर्वतीय पठार और दूसरा पर्वत पादीय पठार। हम आपको थोड़ा सा एक एक करके दिखा दें कि पठार होते कैसे हैं। देख लीजिए, ये सिंबल है मेरा पठार का। अब आपको दिखा दे, एक यहां है, यहां बनेंगे, यहां रहेंगे, एक यहां है, 1 2 3 4 5 ये 6 पठार। हम एक का अलग अलग नामकरण कर ले तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कि इसे हम नंबर 1 करेंगे, इसे नंबर 2 करेंगे, ये नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, नंबर 5, इस सब को मिलाकर नंबर 6 कहेंगे। अब हम ये बात कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि उत्तर अमेरिका में हम 6 पठार को पढ़ने वाले हैं। ये 6 पठार एक अलास्का और ब्रुक्सेल्स के बीच में, 3 पठार 2, 3 और 4 ये CCR यानी कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होंगे। एक अपलाचियन श्रेणी में होंगे और दूसरा जिसे कैनेडियन सिल्ट कहते हैं, सेलोरेंसियल सिल्ट के नाम से जानते हैं, एक यहाँ होंगे। तो क्यों ना हम एक एक करके पढ़ ले। इससे पहले मैं आपको बता दूं पठार बनते कैसे हैं, पठार बनने की प्रक्रिया कैसी है। हमने पर्वत पादीय पठार बनने की प्रक्रिया तो बता दिए। क्या आपके अंदर से प्रश्न तो आता ही होगा कि अंतर पर्वतीय पठार बनते कैसे हैं, क्या है अंतर पर्वतीय पठार बनने की प्रक्रिया। तो देख लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और आप लोग शब्दों पे ध्यान रखेंगे क्योंकि हर एक शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप शब्दों पे बेसी ध्यान रखेंगे। जो शब्द
कहाँ कैसे यूज हो रहा है। अंतर पर्वतीय पठार, देखिए हम बताए थे एक सरकम प्रशांत क्षेत्र का एक प्लेट है और एक उत्तर अमेरिका का प्लेट है। जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे, हम पहले उदाहरण से थोड़ा सा और आपको रूबरू करवा दूं। हमने पहले वीडियो में, मतलब इससे पहली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि पर्वत बनने की प्रक्रिया क्या होती है। हमने आपको आम तौर पे 3 प्लेट की चर्चा किए थे, एक अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और रूपांतरित प्लेट। अभिसारी प्लेट की कल्पना कैसे किए थे कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर गमन करती है, यानी जब 2 प्लेट एक ही दिशा में चलती है, अपोजिट दिशा में चलती है और आपस में टकराती है, तो अभिसरण होता है, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होता है। देखिए एक प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर आया, आपस में आके मिल रहे हैं। जब ये आपस में आके मिलेंगे तो जो भारी प्लेट होगा वो नीचे चले जाएंगे और जो हल्के प्लेट होंगे उसके ऊपर चले जाएंगे, इस तरह के बन जाएंगे। और जब ये उठेंगे तो आपको हम एक एग्जाम्पल बताए होंगे, जब आप आटा गूंथते हैं, अगर कोई महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें तो आइडिया होगा ही, उसे छात्र जीवन में जो भी हैं उन्हें तो ये चीज़ का आइडिया होना भी चाहिए कि आटा गूंथने के उपरांत आटा को जब आप इस तरह से रोल करते हैं तो एक लंबा सा रोल बनता है, और जब इसको आप दबाएंगे तो आमतौर पे ऐसी आकृति बनेंगी। देखिए देखिए ये जो आकृति दिख रहा है ये तो पर्वत हो गया, और पर्वत के बीच में ही एक थोड़ा सा फ्लैट समतल भूमि मिल जाएंगे जिसे हम लोग पठार कहते हैं। तो यहाँ 3 रेंजेज हैं पर्वत के, यानी कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे ऐसी कंडीशन तो आएंगे ही। तो 2 प्लेटों के टकराने के बाद जो पर्वत के बीच में जो पठार बन रहे हैं इसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो क्लियर है, अंतर पर्वतीय पठार, जो 2 पर्वत के बीच में जो पठार होंगे उसे हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। तो चलिए हम आप एक एक करके पठार को पढ़ ले कि कौन पठार कहाँ है। नंबर 1 जो है वो आपका यूकोन का पठार है। नंबर 1 ये है यूकोन का पठार। इसी यूकोन के पठार से एक नदी निकलती है, यूकोन नदी। तो एक हो गया यूकोन का पठार, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो नंबर 2 में ये यूकोन का पठार अलास्का और ब्रुकसेंस के बीच में बन रहा है। नंबर 2 जिसे हम लोग कोलंबिया का पठार कहते हैं, कोलंबिया का पठार, ये आपका कोलंबिया का पठार है। और तीसरा जिसे हम लोग कोलोराडो का पठार कहते हैं। तो आप इस चीज को समझ लेंगे, इसे हम लोग नंबर 3 को कोलोराडो का पठार कहेंगे। नंबर 4 ये आपका मेक्सिको का पठार है, ये आपका मेक्सिको का पठार है। और ये चारों पठार जो है इसे हम लोग कहेंगे अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। मतलब ये 1, 2, 3 और 4 जो पठार है इसे अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे? प्रश्न देगा निम्नलिखित में से कौन अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। फिर से सुनेंगे, प्रश्न ऐसा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। 4 में से 3 तो ये रहेगा, और दूसरा आपको एलेग्नी का पठार या कम्बरलैंड का पठार दे देगा जो पर्वत पादीय पठार है, या आपको कूट का प्रयोग करने के लिए दे देगा कि ये निम्नलिखित में से कौन उत्तर अमेरिका का पठार नहीं है। ऐसे भी पूछ सकता है। अब जब आप पढ़े हैं, हम चूंकि पढ़ने के बाद जब नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाए तो 5 मिनट का हम ये तय करेंगे कि आप लोग को प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और प्रश्नों का आंसर किस प्रकार देना है, हम यहाँ आपको बता देंगे। तत्काल आप लोग इतना याद रखिए। ये नंबर 5 है, नंबर 5 को हम लोग
कम्बरलैंड कहते हैं इसे कम्बरलैंड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है एलेगनी। कम्बरलैंड का पठार या एलेगनी का पठार ये अपलाचिन क्षेत्र में है, और ये जो पठार है ये अपलाचिन पर्वत के अपर्दन के बाद बना है, यानी पर्वत के पैर के नीचे बना है। यानी अगर ये पर्वत है, अगर ये आपका पर्वत है और यहाँ जो पठार बन गया इस तरह से प्लकिंग होकर के, इस प्रकार की इरोजन होकर के अगर इससे पठार बन रहा है, तो ये जो पठार बन रहा है ना, यही पठार आपका पर्वत पादीय पठार, या इसी को कहते हैं गिरिपाद। आप कई बार शब्दों पे ध्यान देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है शब्दों से भरा पूरा है, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं आपको गिरिपाद देखने को मिल जाए, कहीं पर्वत पाद मिल जाए, और कहीं पे अवसादी पठार भी मिल जाए। तीनों एक ही चीज है। इसीलिए एग्जामिनर जब भी प्रश्न पूछेंगे आपको, तो हो ना हो अगर आप पढ़ के भी जाएं तो शब्द में फंसाने का प्रयास तो किया ही जाता है। चूंकि आयोग है तो आयोग शब्दों से अच्छा खेल खेलता है, तो आप कहीं ना कहीं शब्दों को जरूर ध्यान रखेंगे। जहां भी पढ़े, जो सब्जेक्ट पढ़े, शब्दों को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें और शब्दों को मीनिंग के तौर पे जोड़ के रखने का प्रयास करेंगे, तो मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये पठार जो है ये कैसा पठार है? पर्वत पादीय पठार कह दीजिए, गिरिपादीय, या इसे आप अवसादी पठार की संज्ञा में दे सकते हैं। तो ये हो गया कम्बरलैंड का। एक पठार और है, इसे हम लॉरेंसियन या इसी को कहते हैं लब्राडोर का पठार, या इसी का अगला नाम भी है कैनेडियन पठार। मतलब ये जो पठार दिख रहा है आपको, इसे हम कैनेडियन पठार कहते हैं। आमतौर पे ये दोनों पठार जो है ये पर्वत पादीय पठार का उदाहरण है, यानी पर्वत के अपर्दन के उपरांत ये पठार बने हैं। और ये जो बचे पठार हैं जिसे हम अंतर पर्वतीय पठार का संज्ञान देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल में जो उच्च भूमि था, हमने उसे आज कंप्लीट किया। आप लोग आमतौर पे ये 6 पठार को पढ़े रखेंगे, और जो हम लोग पढ़े हैं पर्वत 6 उसे भी आप याद रखेंगे। हम थोड़ा सा जल मंडल पे आते हैं और जल मंडल की चर्चा एक एक करके हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग जल मंडल के लिए। आपके अंदर से प्रश्न आएगा कि जल मंडल में पढ़ना क्या क्या है। तो हम आपको जैसे पहले क्लास में बता चुके हैं कि स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मैदान। तो अब आपके अंदर से एक प्रश्न तो आएगा कि पर्वत पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, आप तो मैदान बताए नहीं, तो जो बच गया वो मैदान है। पर्वत पठार को अगर आप छांट दीजिए स्थल खंड से, जो बचा खंड है उस स्थल भूभाग में, उसे हम लोग मैदान कह देंगे। यानी ये जो खंड है, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो ये देखिए, ये तो आपका पर्वत था, ये भी पर्वत था, ये भी आपका पर्वत था, ये भी आपका पर्वत था। तो ये जो भूभाग बच गया है, ये भूभाग आपका मैदान हो गया। ये आपका भूभाग कैसा हो गया? मैदान हो गया। हम थोड़ा सा अलग कलर दिखाएंगे तो आपको और थोड़ा समझ ज्यादा आएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम इसे हरा कलर से दिखा दें, क्योंकि हम तो बताए थे मैदान को हरा कलर से दिखाया जाता है, इसलिए हम अलग अलग मार्कर का यूज कर रहे हैं कि आपको समझने में वो दिक्कत ना हो। ये चीज क्या है? ये आपका मैदान है। कैसा मैदान? तो घास का क्षेत्र होगा, और ये इसी मैदान का नाम कहते हैं प्रेयरी। तो उत्तर अमेरिका का जो घास का मैदान है इसे हम प्रेयरी कहते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये घास का मैदान आप क्यों कह रहे हैं? तो घास का मैदान ये
चूंकि यहां से तो कर्क रेखा पास करती है, यानी मैक्सिको के बीचों बीच कर्क रेखा पास करती है, तो अमेरिका महादेश से एक रेखा तो पास करती है, कर्क रेखा। आप याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महादेश से किस महादेश से कर्क रेखा पास करती है, तो आप कहेंगे मैक्सिको से कर्क रेखा पास करती है। अब देखिए कर्क रेखा से तो ये ऊपर है, यहाँ पे 30 डिग्री और ये यहाँ का 60 डिग्री, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण का क्षेत्र होता है, मतलब थोड़ा सा तो उष्ण होगा और थोड़ा शीत होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ तो मिलेंगे नहीं, छोटे छोटे झाड़ियाँ मिलेंगे। झाड़ियाँ कहने का मतलब ये घास के छोटे छोटे भाग मिलेंगे जहाँ पे छोटे छोटे आकार के घास होंगे, इसे हम मैदान कहेंगे। तो उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेयरी कहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम जलमंडल की चर्चा कर ले, और जलमंडल की चर्चा करेंगे तो आप इस बात से क्लियर हो जाएंगे कि जलमंडल किस रूप में हम लोग को पढ़ना है। जलमंडल में हम दो चीज पढ़ेंगे। जलमंडल में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक तो नदी, एक नदी, दूसरा झील, यानी झील और नदी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब नदी में क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यादा नदी नहीं, 4 से 5 नदियां पढ़ना है। आप एक एक नदी देख लेंगे, जैसे कि हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लूं तो आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ये आपका उत्तर अमेरिका, एक नदी यहां से जो ब्रुक्स रेंज है वहां से एक नदी इस तरह से निकलती है, फिर एक नदी यहां से निकलती है, फिर एक नदी यहां से निकलती है, ये 3 नदी दिख रहा होगा आपको। एक नदी यहां है और एक नदी यहां भी है। अब अलग अलग नदी को हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ ले, आप इस बात को क्लियर कर लेंगे। ये जो नदी है इसे हम लोग कहते हैं हडसन नदी, इस नदी को हम लोग कहते हैं हडसन नदी। ये जो नदी है आपका वो हडसन नदी है, और इसी हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क सिटी बसा है। ये जो नदी आपको दिख रहा है इसे लॉरेंसियन रिवर कहते हैं, लॉरेंसियन नदी। इसे उत्तर अमेरिका का आर्थिक जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये नदी यहाँ पे ग्रेट लेक एरिया में ओंटेरियो एक झील है, उसी झील से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। एक नदी है आपका यूकोन नदी, अभी बताए हैं यूकोन का पठार। तो यूकोन के पठार से जो यूकोन नदी निकलती है ये अपना जल विसर्जित प्रशांत महासागर में करेगी, तो ये इसे कहते हैं यूकोन नदी। ये नदी जो है ये आपका यूकोन नदी, ये आपका कोलंबिया है, यानी ये जो कोलंबिया नदी है ये भी अपना जल विसर्जित कहाँ करेगी, प्रशांत महासागर में। एक नदी है कोलोराडो, कोलोराडो नदी के इस भाग में एक बहुत बड़ा डैम बना है, जिस डैम का नाम है हूवर डैम। इस हूवर डैम से एक इधर झील बना है, अभी चर्चा करेंगे इसकी भी हम लोग, इसे मिड झील कहते हैं। फिर उसके जब नीचे आइएगा तो ये आपका यूकोन नदी हो गया, ये कोलंबिया हो गया, और ये आपका कोलोराडो नदी हो गया। देखिए ये आपका कोलोराडो, इसे हम कहते हैं
कोलोराडो नदी, ये आपका कोलंबिया नदी, फिर वो लॉरेंस नदी है जिसे उत्तर अमेरिका का आर्थिक जीवन रेखा कहते हैं, ये आपका हडसन नदी है जो अपना जल विसर्जित अटलांटिक महासागर में करती है और इसी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क शहर। दो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। और अलग अलग नदी जब पढ़ेंगे इससे तो बेहतर है कि दो सबसे बड़ी नदी पढ़ लें। एक नदी जो है सबसे बड़ी नदी है उत्तर अमेरिका के, जिसे हम लोग कहते हैं मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और मिनेसोटा के पास, कहां पे? मिनेसोटा के पास इटास्का झील, मिनेसोटा के पास इटास्का झील से ये नदी निकलती है। मिनेसोटा के पास, मिनेसोटा के पास इटास्का झील से ये नदी निकलती है और इसकी दो नदी है, दो सहायक नदी है मिसिसिपी की, याद रखिएगा। मिसिसिपी का दो सहायक नदी है, एक तो पश्चिम से है और एक पूरब से है। पश्चिम वाली नदी जो है इसे हम लोग मिसौरी नदी कहते हैं और जो पूरब से जो नदी लगती है इसे हम लोग कहते हैं ओहियो रिवर, ओहियो नदी। तो मिसिसिपी का दो सहायक नदी है, एक तो मिसौरी और दूसरा ओहियो। और ये नदी अपना जल का विसर्जन गल्फ ऑफ मैक्सिको में करती है, यानी मैक्सिको की खाड़ी में करती है। और ये निकलती कहां से है? तो यहाँ पे एक रॉकीज रेंज बताए थे, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला के मिनेसोटा के पास इटास्का झील है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला में रॉकीज के पास मिनेसोटा है, मिनेसोटा के पास एक छोटा सा झील है जिसे हम लोग इटास्का झील कहते हैं। उसी इटास्का झील से उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यानी मिसिसिपी नदी निकलती है और इसकी दो मुख्य सहायक नदी मिसौरी और जिसके जो पश्चिम से लगती है और इसके पूरब से ओहियो नदी जुड़ करके ये अपना सारा जल गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर कह सकते हैं, वहां ये अपनी नदी को, अपने जल को विसर्जित करती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। दो नदी और है जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसमें से एक नदी तो महत्वपूर्ण ये है और एक नदी और है जो इस तरह का नदी है, इसे हम लोग कहते हैं रियो ग्रैंडी नदी। इसे कहते हैं रियो ग्रैंडी नदी। अब ये कहिएगा रियो ग्रैंडी नदी क्या होता है? ये मैक्सिको और उत्तर अमेरिका का प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है, यानी ये रियो ग्रैंडी नदी उत्तर अमेरिका यानी अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो प्राकृतिक विभाजक का काम करती है वो रियो ग्रैंडी नदी है। यानी दो नदी ऐसी है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, पहला रियो ग्रैंडी नदी, दूसरा लॉरेंसन नदी। आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉरेंसन नदी और रियो ग्रैंडी नदी दो नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब कहेगा लॉरेंसन नदी किसके भी सीमा बनाती है? तो इस अमेरिका के मुख्य भूभाग में तीन ही देश है, सबसे ऊपर कनाडा, बीच में अमेरिका और सबसे नीचे जो है वो मैक्सिको है। तो लॉरेंसन नदी कनाडा और यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा बनाएंगी, तो वहीं रियो ग्रैंडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो बात रहा रियो ग्रैंडी नदी की। हम आपको बता दें कि रियो ग्रैंडी नदी भी अपना जल कहाँ विसर्जित करेगी। ये आपका रियो ग्रैंडी नदी है, रियो ग्रैंडी नदी, यानी मिसिसिपी और रियो ग्रैंडी भी अब दोनों नदी अपना जल गल्फ ऑफ मैक्सिको में विसर्जित करेगी। तो ये क्लियर होगा। हम चूंकि अभी पढ़े हैं स्थल मंडल तो पढ़ लिए, पर्वत, पठार, नदी पढ़े, क्या एक हो सके तो झील स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग।
इसीलिए स्टार्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग डिजर्ट को पढ़ ले, मरुस्थल क्या होते हैं। और आप जब भी पढ़ेंगे एक फैक्ट आप याद रखिए, जितने भी मरुस्थल है पूरे विश्व में वो 30 डिग्री अक्षांश के पास ही है। अब आप कहिएगा सर 30 डिग्री अक्षांश क्या? तो 30 डिग्री अक्षांश कहने का मतलब कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री आप उत्तर देख लीजिए, या विषुवत रेखा से 30 डिग्री आप दक्षिण की ओर देखिए। आमतौर पे ज्यादातर मरुस्थल, हम जो कह रहे हैं शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर मरुस्थल इन्हीं 30 डिग्री अक्षांश के पास मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है उत्तर अमेरिका है तो उत्तर अमेरिका में भी कुछ मरुस्थल तो होंगे। मरुस्थल तो बहुत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है थोड़ा हम उसकी चर्चा कर ले। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल है। एक तो यूएसए में है जिसे हम लोग कहते हैं चिहुआ हुआ मरुस्थल। देख लीजिए आप लोग, चिहुआ हुआ मरुस्थल है। और एक मैक्सिको में है जिसको हम लोग कहते हैं सोनारम डेजर्ट, यानी सोनारम मरुस्थल। ये कहाँ है आपका? ये मैक्सिको में है। तो मैक्सिको में एक डेजर्ट और है, सोनारम डेजर्ट। तो ये 2 डेजर्ट की चर्चा करेंगे। ये पहला डेजर्ट जो है वो आपका तो यूएसए में है, जो गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल भी 2 तरह के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। तो हम जो अभी 2 मरुस्थल की बात कर रहे हैं वो दोनों गर्म मरुस्थल हैं। यूएसए का सबसे गर्म मरुस्थल है चिहुआ हुआ मरुस्थल। वहीं मैक्सिको का जो मरुस्थल है, चूंकि मैक्सिको ही पास इससे ही पास करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा तो पास करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मरुस्थल होंगे वो भी गर्म मरुस्थल ही होंगे। तो सोनारम डेजर्ट भी गर्म मरुस्थल है। जैसे कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक चीज हम आपको और बता दूं, दूसरा बात क्या है कि आप देखिएगा यहाँ पे, चूंकि देखिए ये 60 डिग्री हो गया, अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र होता है वो शीत मरुस्थल होता है। 60 डिग्री का बाद का जो मरुस्थल होता है वो शीत मरुस्थल होता है, और शीत का क्षेत्र होता है। और शीत के क्षेत्र में एक हवा चलती है, एक कोल्ड करंट, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे ठंडी बर्फीली तूफान आती है आर्कटिक क्षेत्र से। और ठंडी बर्फीली तूफान जो आती है इस कनाडा में, जो शरीर में आप 10 कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंडक महसूस होती है, ऐसी एक कोल्ड करंट है। इस कोल्ड करंट का नाम है ब्लिजर्ड। याद रखिएगा, इस कोल्ड करंट का नाम है ब्लिजर्ड। तो आपसे पूछ लेगा कि उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग से एक ठंडी हवाएं चलती है, कोल्ड करंट चलती है, इस ठंडी बर्फीली तूफान को क्या कहते हैं? तो उत्तर अमेरिका में उत्तरी भाग से जो ठंडी बर्फीली तूफान आती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लिजर्ड। आप यहां बताए होंगे हम आपको, यहां लेब्राडोर सी है। तो लेब्राडोर सी में क्या होता है, यहां से एक लेब्राडोर की जलधारा आती है। ये लेब्राडोर की जलधारा ये भी एक ठंडी जलधारा है, यहां पे ठंडक, और इसी जलधारा से यहाँ के क्षेत्र काफी उपजाऊ होते हैं। खासतौर पे मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, कनाडा का 2 प्रांत है, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, उसको काफी फायदा मिलता है यहां से। तो मेरे ख्याल से आप कोल्ड करंट भी समझ गए होंगे। कुछ अलग अलग एक हवाएं चलती है, जैसे कि न्यूजीलैंड में एक नाम सुने होंगे नॉर्वेस्टर का, और खूब पूछता है नॉर्वेस्टर। तो न्यूजीलैंड में जो पहाड़ों से गर्म शुष्क, न्यूजीलैंड में पहाड़ों से यानी पर्वतों से जो गर्म शुष्क जो हवाएं हैं उतरती है,
नीचे इस हवा को हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर। तो क्लियर है। तो न्यूजीलैंड के ऊंची पर्वतों से निकलने वाली गर्म शुष्क हवा को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। कुछ और चक्रवात हैं, जैसे चक्रवात का नाम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं, और जब पढ़ाएंगे उसमें तो चक्रवात पढ़ाएंगे, जब वायुमंडल पढ़ाएंगे वहां तो पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए, आप लोग सुन सुन के भी याद रखिएगा। जैसे एक है टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो जो होता है ये यूएसए और कनाडा में जो चक्रवात आता है ना, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं इसे हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। दूसरा है हरिकेन। हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होती है उसे हरिकेन का नाम दिया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसे विली विली कहते हैं, और जो जापान में आते हैं उसका नाम टाइफून है। जो जापान में आते हैं उसका नाम टाइफून है। तो क्लियर होगा। उत्तर अमेरिका और कनाडा में जो चक्रवात आते हैं उसे हम लोग टोर्नेडो कहते हैं। दूसरी बात, जब मैक्सिको की खाड़ी में जो तूफान आती है उसे हम लोग हरिकेन कहते हैं, और टाइफून जापान में जो चक्रवात आते हैं इसे टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में जिसे आते हैं इसे विली विली कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे, ये चार चीज बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। हम चर्चा करेंगे आज, मेरा आज का जो खंड था पर्वत का, जलमंडल का। जलमंडल में आज हम सिर्फ नदी पढ़े हैं, रह गया है झील। अगली कक्षा में हम झील की चर्चा करेंगे, यानी उत्तर अमेरिका की जो झील है उसको एक बार में पढ़ लेंगे हम लोग। थोड़ी सी जो वीडियो का सेकंड पार्ट है वो है आपका आगे की राह। आगे की राह में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आगे की राह में हम लोग पर दिन 5 प्रश्न लेके आते हैं। जैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, वहीं वेग, बल और चाल, बल, वेग और त्वरण ये सदिश राशि है। दूसरी बात, एक तापमान है जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, उस तापमान का नाम है -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस पैमाना भी और फ़ारेनहाइट पैमाना भी इक्वल हो जाते हैं। तो 2 हो गया। तीसरा आपका, आप इस बात को याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। और आप जो 5वां बात याद रखेंगे वो 2 चीज है, ये कंफ्यूजन का बात है, आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम आपका पैटर्न 12th लेवल पे होने वाली है। क्योंकि आप प्राथमिक के होंगे तो 12th पे होंगे, और जिस भी लेवल पे आप हैं, अगर आप प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक एग्जाम दे रहे हैं तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वहां पे कंफ्यूजन टॉपिक जो बनता है वहां से प्रश्न तो आने की संभावना रहती ही है। तो अनुमान लगा के चलते हैं कि आप इस बात को याद रखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन वहीं पे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। याद रखिएगा इस चीज को, प्रतिरोध का मात्रक ओम, वही प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ये हमारा आगे की राह में ये 5 बात। आगे की राह में 5 बात क्या क्या है याद रखिएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। फिर आपका अगला है -40 डिग्री तापमान एक ऐसा पैमाना है जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। फिर हम बताएं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। रह गया एक चीज, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रश्न रहेगा यहां से, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। वहीं रेडियो तरंग,
एक्स किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे हम प्रकाशीय तरंग कह सकते हैं, ये सारा अनुप्रस्थ तरंग है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, याद रखिएगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो वहीं विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरणें, ये सारे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। तो क्लियर होगा आगे की राह में। मेरा जो अंतिम खंड रहेगा वो समसामयिकी का है। 2-3 समसामयिकी का प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और अभी के लोकपाल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हैं। लोकपाल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हैं और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे और अभी फिलहाल के जो हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष और अभी के जो हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। और आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, जबकि DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत हैं। आज मेरा क्लास यहीं तक रहेगी और रह गया उत्तर अमेरिका की झील। तो अगले क्लास में उत्तर अमेरिका के झील के साथ साथ कुछ राज्य की राजधानियों के साथ हम अगले क्लास को भी एंड करेंगे। तो आपका जो अगला क्लास रहेगा वो उत्तर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से रहेगी। वो महत्वपूर्ण खंड है आपका झील, क्योंकि झील से 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो आप तय करेंगे कि हम झील किसी भी हाल में ना छोड़े। आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।